देखो अपनी क्या पढ़ रही थी, केमिस्ट्री पढ़े, रासायन विज्ञान। रासायन विज्ञान में सबसे पहली चीज अपने पढ़ चुके हैं परमाणु। ठीक है, परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक, ये हम पढ़ चुके हैं। अब परमाणु किसके अंदर रखे गए, तो पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी है, कैसे विकसित हुई, किसने बनाई, जनक या पिता कौन है, इसके अंदर क्या क्या है, वर्ग क्या है, आवर्त क्या है, सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब 118 परमाणुओं को बांटा गया है 3 भागों के अंदर, जिनमें से कुछ का नाम है धातु, कुछ का नाम है अधातु, ये भी आप 9th 10th में पढ़ के आए होंगे, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, धातु यानी कि मेटल, उपधातु होगी नॉन मेटल, सॉरी अधातु होगी नॉन मेटल, और उपधातु होगी सब मेटल या मेटलॉइड कहते हैं इनको। 3 प्रकार के तत्व मानते हैं। धातु क्या है, धातु क्या है, उपधातु क्या है, कैसे बांटेंगे। सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं धातु क्या चीज है, किसको धातु कहते हैं। धातु या मेटल क्या होता है, देखो मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर लिखूं लोहा, तो आप क्या कहोगे, तुरंत आप कहोगे सर धातु है। मैं कहूं सोना, तो आप क्या कहोगे, धातु है। मैं कहूं चांदी, अब मैंने लिखा सीरियम, अब आपने सीरियम कभी देखी नहीं होगी तो आपको कैसे पता धातु है क्या धातु है ना। मैंने बोला एक्टिनम, बाप भड़के हुए, लेडीज हुए, दिखाऊंगे परमाणु है प्राणी, और क्या होगा, कबाब भड़के हुए परमाणु। मेरा कहने का मतलब है कि ये बोलते ही आपने तुरंत बोल दिया कि ये धातु है, पर ये बोलते ही आपको समझ में क्यों नहीं आया। ये चीजें हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, बचपन से हम ये नाम सुनते आ रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या मान लेते हैं, धातु नाम दे देते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं इसकी, कहां गया रे, अब देखो इनके बारे में नहीं देखा, चलो एक भी चर्चा करते। आपने लोहे को धातु क्यों बोला, कोई आपको इसके अंदर गुण दिखा होगा। पहली बात है तो गुण पे चर्चा करो, दिखने पे कैसा, ये कठोर बोल दो, ठोस बोल दो, है ना, कठोर है या ठोस है, और क्या गुण दिखेगा इसको, इसके अंदर आपको, आप कहोगे सर ये ठोस है। दूसरी बात, इसको पीट करके आप तार बना सकते हो, मैटेबिलिटी है इसके अंदर, मतलब धातुओं को पीट करके पतली तार के रूप में ढालने का गुण होता है तन्यता, ऐसी धातु है तन्य धातु। अच्छा, लोहे को पीट कर आप चद्दर भी बना सकते हो, चद्दर बनाना कहलाता है अधात वर्धे, ऐसी धातुएं कहलाती है अधात वर्धनीय धातु। लोहे की कोई चमक है क्या, बिल्कुल, लोहे की अलग चमक होगी, चांदी की अपनी अलग चमक होगी, सोना है उसकी अलग चमक होगी, जिंक की अलग चमक होगी, तांबा है तो अलग चमक होगी, मतलब धातु में चमकीली भी होती है। धातु किसी कठोर सतह से टकराएगी तो उसके अंदर क्या आएगी, एक जोरदार ध्वनि आएगी। धातु में किसी कठोर सतह से टकराने के बाद एक जोरदार ध्वनि उत्पन्न करती है, इस गुण को कहा जाता है प्रतिध्वनि पूर्ण। लोहा गिरेगा अलग आवाज आएगी, स्टील गिरेगा अलग आवाज आएगी, चांदी गिरेगी अलग आवाज आएगी, तो धातु कहते हैं प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, कठोर सतह से टकराने के बाद ध्वनि देती है। एक लोहे की रोड है आपके पास, ठीक है ना, मैं इस लोहे की रोड का ये पॉइंट ए मान लेता हूं, इसको मैं बर्नर की सहायता से गर्म कर रहा हूं, ये पॉइंट बी है। आधे घंटे बाद नंगे हाथों से आपको बोलूंगा बी को पकड़ना, मन करेगा क्या, ये गर्म है, आपने तो गर्म इसको किया, ये भी आपको गर्म मिलेगा। अगर ये लोहे की रोड है तो इसके अंदर ऐसे लोहे के परमाणु बिखरे होंगे, फेरस, फेरस लोहे का प्रतीक बताया था Fe, ऐसे आयरन के परमाणु मौजूद होंगे, ऐसे बहुत सारे लाखों परमाणु होंगे इसके अंदर। तो हुआ क्या, लोहे का जब ये परमाणु गर्म हुआ, इस परमाणु ने उष्मा दे दी इसको, इसने उष्मा दी इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे करते करते उष्मा चलकर आई है पॉइंट बी पर। तो उष्मा का चालन हो रहा है, चालन है मतलब ये सुचालक है, चालन होता है तो सुचालक, नहीं होता तो कहते उचालक है, तो पढ़े होंगे बचपन में। तो धातु में गर्म हो रही है, तो धातु में उष्मा की क्या है, सुचालक है, कंडक्टर है। अच्छा, ये मेरे पास पॉइंट ए था, ये लोहे की रोड थी, इस पे मैंने 2 वायर लगा दी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक प्लस वाली तार एक माइनस वाली तार। आपको बोल दूं यहां से पकड़ना,
उधर से स्विच ऑन है, मन करेगा मतलब विद्युत धारा भी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब ऊष्मा की भी सुचालक है और विद्युत की भी क्या है, डाले हुए, चेक तो करो, डाले हुए देखो, अभी और चल रहे हैं तो डेली चल रहा है। इधर देखो, अब देखो आपने, मैंने बोला एक उदाहरण लेता हूं, चलो लोहा को आपने धातु क्यों माना, क्योंकि आपको लोहे के अंदर कुछ गुण दिखे होंगे, ये आपको ठोस दिखा, आपको तन्य दिखा, आपको इसके अंदर आधात वर्धनीयता मिली, इसके अंदर आपको चमक मिली, ये आपको प्रतिध्वनि पूर्ण लगा, प्रतिध्वनि पूर्ण, ये आपको ऊष्मा और विद्युत का सुचालक लगा, मतलब आपको इतने गुण जिस परमाणु मिलेंगे उसको आप धातु मान लोगे। चांदी में सारे गुण हैं, सोने में सारे गुण हैं, तांबे में, जिंक में, हम इस गुण के हिसाब से उसको धातु मानते हैं, साइंस इसको धातु नहीं मानती। तो साइंस क्या मानती है, साइंस के हिसाब से धातु कौन है, ये तो सामान्य गुण थे, आगे लिखवा दूंगा, अभी लिखो मत। साइंस धातु किसको मानती है, देखो साइंस के हिसाब से धातु वो होती है, साइंस कहती है कि हमारे पास कितने परमाणु है टोटल, 118, 118 में से जितने परमाणु ना दूसरों को इलेक्ट्रॉन देंगे वो सारे धातु है, चाहे वो ठोस हो चाहे ना हो, जैसे पारा है वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देता +1, है तो द्रव, ठोस तो नहीं, धातु नहीं है, द्रव धातु है। सोडियम पोटेशियम है, कपड़े धोने की साबुन की जैसी होती है, चाकू से काट लो भले, तो क्या सोडियम पोटेशियम धातु नहीं है? साइंस कहती है वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देंगे, धातु है। सोडियम की संस्था +1 है, मैग्नीशियम +1 है, वो धातु तो है, वो मुलायम धातु है, अपवाद बन गई। साइंस धातु किसको कहती है, साइंस के हिसाब से वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, अब बताओ कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा मतलब इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस बनाएगा कि माइनस, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो शोधकता प्लस ही बनेगी। जैसे कल सिखाया था मैंने आपको, बेरिलियम +2 है ना, लिथियम 3 नंबर पे आता तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कैल्शियम 2 त्यागेगा, ऐसे सिखाए थे मैंने आपको, है ना। तो वे परमाणु, शांत हो जाओ, शोर मत करो, वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन का निर्माण करते हैं, साइंस उनको धातु मानती है। धन आयन का निर्माण करते हैं, वो क्या होते हैं, धातु कहलाते हैं। डेफिनेशन लिखो, अभी समझाता हूं, धातु कहलाते हैं। साइंस कहती है कि सारे परमाणु 118 है, 118 में से कुछ धातु होंगे, कुछ अधातु होंगे, कुछ उपधातु होंगे। 118 में से जितने परमाणु दूसरों को इलेक्ट्रॉन देंगे वो सारे धातु है। अब आपसे पूछो सीरियम क्या है, तो आप देखो सीरियम का परमाणु क्रमांक क्या है, फिर देखो शोधकता क्या है। अगर शोधकता ही प्लस की तो आप कहोगे धातु है, अगर शोधकता आ गई माइनस की तो आप कहोगे अधातु है, अगर शोधकता प्लस माइनस दोनों आ गई तो आप कहोगे उपधातु है, आदि की धातु है, आदि की अधातु है, ऐसे नाम पड़ते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन भी आता है, वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु, वो तो होगा धातु। ऐसे आता है धातुएं सामान्यतः किस आयन का निर्माण करती है, धन आयन का, ऋण आयन का, उदासीन, प्रतिलोमित, उत्तर होगा धनायन का। या आप पूछेंगे धातुएं होती है, नीचे लिखा होगा इलेक्ट्रॉन दाता, प्रोटॉन दाता, न्यूट्रॉन दाता, पॉजिट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन दाता यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले। जितनी धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है कोई भी चेक कर लो आप। उदाहरण के लिए मैं आपको लिख दूं, यहां पे लिथियम जैसे धातु है, बेरिलियम धातु है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सारी धातुएं कैसे धातु है। लिथियम 3 नंबर पे आता है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या बनता है, 2 और 1, दूसरे किस्म होने चाहिए 8, इसके पास तो 1 है, 7 की कमी है, तो 1 त्याग देगा, क्या बनाया, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगा तो क्या होगा, ठीक से धातु है। बेरिलियम कितने पे आता है, 4 पे, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 2, 2 और 2 4 हो गए। पहले कक्ष में 2 आते हैं, पहले में तो 2 है, दूसरे में 8 होने चाहिए, 2 ही है, 6 की कमी है, तो 6 का कर्जा लेना बढ़िया कि 2 देना बढ़िया, 2 फालतू है, दे दो, क्या बनाया, तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाया, धातु है।
बोरोन आता है 5 पे, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 और 3 5 हो गए, दूसरे में होने चाहिए 8। 3 लाख है, 5 लाख की कमी है, ज्यादा चाहिए तो फालतू है दे दो, +3। सोडियम आता है 11 नंबर पे, सोडियम तो पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8 10, सारे 11 थे, 2 पहले में आ गए, दूसरे में 8 आते 8 भर दिए, 2 और 8 10 हो गए, 1 बचा तीसरे में आ गया। तीसरा 12 वाला कक्ष है, यहां तो होनी चाहिए 8, यहां होनी चाहिए 7 लाख की कमी है। 7 लाख कर्जा लेना बढ़िया कि 1 देना बढ़िया? 1 दे दो, +1। मैग्नीशियम 12 पे आता है, 2 त्यागेगा, +2। एल्यूमिनियम 13 पे आता है, 3 त्यागेगा, +3। ऐसे लोहा है, या तो होगा +2 या होगा +3। पारा है +1 होगा, चांदी है +1 होगी। ऐसे जितने परमाणु आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाएंगे? धन आयन बनाएंगे। साइंस इनको क्या मानेगी? चाहे उसमें गुण सारे हो चाहे ना हो। जैसे पारा है, उसमें कठोरता गुण नहीं, वो पारा द्रव धातु होता है। पारा है वो विद्युत का, हम कहते हैं धातु में उष्मा विद्युत की सुचालक होती है। पारा ऐसी धातु है जिसमें करंट आता ही नहीं है, वो तो कुचालक है। एकमात्र ऐसी धातु विद्युत कुचालक है, कौन है? पारा। तो हम तो कहते हैं धातु में सुचालक है, तो पारा धातु नहीं मानेंगे? मानेंगे, वो द्रव धातु है। क्यों मानेंगे? क्योंकि पारे की शोधकता धनात्मक होती है, जो जो प्लस बनाएंगे सारे धातु है। तो 90 में से ऐसे कितने परमाणु है तो धातु होंगे? या तो आप मानो 90 या मानो 91। धातुओं की संख्या कितनी होती है? 118 में से 90 ऐसे परमाणु हैं तो धातु है। कई बार एग्जाम बोर्ड 90 नहीं मानता, 91 मानता है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऑप्शन में या तो 90 आएगा, 91 आएगा, दोनों साथ कभी नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते। 90 आए तो सही है, 91 आए तो उस कंडीशन में आप सोच लो, पी ब्लॉक का एंस्टेटिन है ना, उसको उपधातु ना मान करके साइंस ने धातु माना है। तो या तो ऑप्शन में 90 मिलेगा या 91 मिलेगा, दोनों साथ कभी नहीं आएंगे। आ भी जाए गलती से तो आप 90 टिक करोगे। 91 में अपवाद माना था, 90 नहीं है तो फिर 91 टिक है। जैसे मैं दोनों बता दिए। तो पेपर पूछेंगे धातुओं की संख्या कितनी है, तो या बोलोगे 90 या बोलोगे 91। अब लिखेंगे हम गुण। धातु खास गुण है, धातु क्या होती है? इलेक्ट्रॉन दाता। दूसरा खास गुण है, धातु में कौन सा आयन बनाती है? समझ में आ गई बात? अब लिखो गुण। धातुओं के सामान्य गुण क्या गुण है? तो आप लिखोगे धातु में सामान्यतः कठोर, धातु में सामान्यतः कठोर, तन्य, अधातवर्ध्य, प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। धातुएं सामान्यतः कठोर, तन्य, अधातवर्ध्य, प्रतिध्वनि पूर्ण। एक और लिख लेना चमकीली, इसी में लिख लेना चमकीली। धातु में चमक पाई जाती है, प्रतिध्वनि पूर्ण कोमा चमकीली होती है। नोट लगाकर एक लाइन लिखोगे, धातु में ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। धातुओं में हीट का भी ट्रांसफर होता है, ऊष्मा का भी संचरण होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो होता है, विद्युत भी जाती है धातुओं में। धातु में ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, ये खास बात है। ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। ये गुण मैंने क्यों बताया? पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा एक धात्विक गुण नहीं है? क्वेश्चन बन गया। निम्न में से कौन सा एक धात्विक गुण है? ये भी क्वेश्चन बन गया। उसने पूछा निम्न में से कौन सा एक धात्विक गुण नहीं है? उसने दिया कठोरता, तन्यता, अधातवर्ध्यता, भंगुरता। उत्तर है भंगुरता। तो भंगुरता क्या समझाऊंगा? कठोर तो समझ गए, ठोस। तन्य, तन्य का मतलब है धातुओं को पीट करके पतली तार के रूप में डालने गुण, इसको कहते तन्यता। धातुओं को पीट करके चद्दर के रूप में डालने का गुण, इसको कहते हैं अधातवर्ध्यता। तांबा है, उसकी आप चद्दर बना सकते हो, तांबा उसकी तार बना सकते हो।
सबसे अधिक आधातवर्णीय तन्य धातु है सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। 1-1.5 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम सोना होता है, इतना सा सोना। उसको पीट पीट गांव में औरतें जो नाक में डालते हैं ना गोल गोल सा, क्या कहते हैं उसको? कोको अलग हुए, गोल गोल बठड़ जोर हुए, बाड़ी बाड़ी तो हटा हुआ है। अरे तो नहीं जा रहा, बाड़ी हटा, बाड़ी थोड़ी हुआ है, कुछ कहते हैं उसको, नकली थार तो आई तेरा कोका, वो एक याद रहे और की याद ही कर रहे। अरे कोका के अलावा की सोच रहे हो? जो भी कहते हैं गोल गोल होता है ना, जो घाघरा पहनती है गांव में महिलाएं, एक गोल गोल पहनती है इसे, नोज पिन हुआ गोल गोल, एडी मोटी होगी बा, एडी होगी तिल्ली, राइट। वाह मेरा शेर, दिल जीत लियो। इधर देखो, वो जो तिल्ली है गोल गोल, देखो वो 2-3 ग्राम का आइटम है, होता इतना सुनार, उसको पीट पीट के इतना बड़ा कर देगा ऐसे गोल गोल। जो रिंग लाते हो आप, कितनी बड़ी बना लो आप, 10 ग्राम की बना लो, 20 ग्राम की, 5 ग्राम की बनाओ, तो भी सुनार पीट पीट के बना देगा पतली करके। तो दोस्तों 1 ग्राम सोना है, उसको पीट के आप 2 किलोमीटर लंबा कर सकते हो। इससे और ज्यादा तन्यता क्या होगी? इतनी तन्य धातु है। इसलिए कहते हैं प्रकृति की सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना। कितनी की तन्यता है? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना लो। ठीक है, अब समझाता हूं आपको क्या गुण है। तो पेपर में पूछें कौन सा एक धात्विक गुण है। धात्विक गुण क्या क्या होता है? कठोरता, आधात मतलब चद्दर बनाना। प्रतिध्वनिपूर्ण का मतलब है कठोर सतह से टकराने के बाद धातु में आवाज करती है। चमकीली का मतलब धातु में चमक पाई जाती है। पेपर में क्वेश्चन आ गया, धातु में उष्मा तथा विद्युत की होती है। 4 ऑप्शन दे दिए, सुचालक, कुचालक, अतिचालक, अर्धचालक। उत्तर क्या होगा? अब एक क्वेश्चन लिख लो छोटा सा, फिर और पढ़ते आगे। रफ कर दूं? लिखो, धातुओं में उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? वेरी गुड, कंडक्शन प्रोसेस होती है। पढ़ाया हुआ पुराने वालों को ये क्वेश्चन, पिछले वाले बैच में लिखवाया भी था ये क्वेश्चन। लिख देता हूं मैं यहां पे, धातुओं में उष्मा का संचरण, संचरण बोल दो, ट्रांसफर बोल दो, जाना बोल दो, एक ही है। संचरण समझते हो? उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उष्मा का संचरण है। उष्मा किधर जाती है? उष्मा जाती है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। सर्दियों में आपके पास चाय का कप है या गिलास में चाय डाली हुई है, गिलास में चाय डाली है, चाय गर्म है बिल्कुल, बाहर का मौसम, बाहर सर्दी है, ठंडा है, 10 मिनट तक 15 मिनट तक गिलास पड़ा रहेगा, चाय ऑटोमेटिक ठंडी हो जाएगी। आपने कौन सा फ्रिज लगाया था वहां पे? ठंडी हुई ना? कैसे हुई? गिलास के अंदर का जो टेम्परेचर था, ताप था, वो था उच्च था, मान लो वो था 40 डिग्री सेंटीग्रेड था मान लो। बाहर का वायुमंडल, बाहर सर्दी है, तो मान लो तापमान है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करेगी। ये उष्मा इधर चली जाएगी, यहां का टेम्परेचर, गिलास के बाहर का तापमान बढ़ेगा 13 डिग्री, 14 डिग्री, 15, 16, 17, ये घटता जाएगा, एक सीमा आएगी। इसका टेम्परेचर भी मान लो 20 हो गया, इसका भी 20 हो गया, चाय ठंडी होगी। ये कारण है। उष्मा है ना, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाएगी, ये फिक्स है। आपने नोटिस किया होगा, बाथरूम वगैरह में आप नहाते हो, बाल्टी में गर्म पानी है, बाथरूम की टाइल बिल्कुल ठंडी है, पहले आप पानी डालते हो उस पे बैठने से पहले 1-2 मग, है ना? तो वो गर्म कैसे हुआ? वो ठंडा था। आपने जब गर्म डाला तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हीट है ना, वो टाइल के अंदर ट्रांसफर होगी, तो वो ठंडक की बजाय क्या होगी? गर्म होगी। अब आराम से बैठ के आप नहा सकते हो वहां पे। समझ रहे हो ना? हर जगह लागू होता है। तो इसमें उष्मा है ना, हंस क्या रहे हो? सही बात नहीं है क्या? तुम लोगों को दैनिक जीवन के उदाहरण देते हैं ना, तब पल्ले पड़ता है। हाँ होता है, नहीं मानते नहीं हो तुम लोग, मानना पड़ेगा। मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मनवा के छोड़ूंगा। ऐसे कैसे नहीं मानोगे? इधर देखो, ये भी सिंपल चीज समझ लो आप। आपके पास 3 बाल्टी है मान लो, बाल्टी ए, बाल्टी बी, बाल्टी सी। बाल्टी बी के अंदर बिल्कुल उबलता हुआ पानी है, खतरनाक गर्म। बाल्टी सी के अंदर बिल्कुल ठंडा पानी है। बाल्टी ए के अंदर बिल्कुल गुनगुना सा पानी है, बढ़िया ठीक ठाक, ना गर्म ना ठंडा, ना गर्म ना ठंडा, टिका के गर्म उबलता हुआ, इधर ठंडा। आप ठंडे वाली बाल्टी सी में जिसमें ठंडा पानी है उसमें हाथ डाल लो, गुनगुने पानी वाली में हाथ डाल लो।
अब आप दोनों हाथ निकाल के बाल्टी बी में डालो। ए वाला हाथ है ना, वो तो ठीक ठाक गर्म ही होगा क्योंकि वो ठंडे पानी में था। अरे तो गुनगुने पानी वाला है ना, वो हाथ जलेगा आपका क्योंकि वो पहले से गर्म था, अचानक से गर्म के संपर्क में आया ना तो वो जलना प्रारंभ हो गया। ए वाला हाथ है ना, बाल्टी में डालती पहले आपका हाथ बिल्कुल ठंडा, सर्दी में मान लो फ्रिज वाला पानी है उसमें आपने हाथ डाला हुआ, फिर गर्म पानी में डालो, आपको अल्प समय के लिए एहसास नहीं होगा क्योंकि वो गर्म पानी है ना, वो उष्मा उच्च ताप से निम्न की ओर आएगी, पहले हाथ को गर्म करेगी, हाथ इतना ठंडा हो चुका है आपको एहसास ही नहीं होगा, फिर जब हाथ गर्म हो गया उसके बाद ये जलना चालू होगा। तो ये क्या उष्मा का ट्रांसफर ही है, इसको कहते हैं संचरण, एक जगह से जानना दूसरी जगह पर। धातु में उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? उष्मा के संचरण की विधियां देखो तीन, पहले समझ लो किस विधि से होता है, ये क्वेश्चन है। पहले आप सोचो उष्मा के संचरण की विधियां क्या है, मैं समझाता हूं आपको। देखो फिजिक्स में पढ़ेंगे पर आप तीनों विधियों के नाम याद कर लो, तीन ही क्वेश्चन पूछते पेपर में, तीन विधियां हैं। एक तो होती है चालन विधि, उष्मा के संचरण की विधि का नाम है चालन विधि। एक होती है उष्मा के संचरण की विधि संवहन विधि, पढ़ी भी होगी कभी। एक उष्मा संचरण की विधि होती है विकिरण विधि, रे के रूप में, किरण के रूप में, किरण को रे कहते हैं इंग्लिश में, विकिरण विधि। अब देखो चालन विधि का मतलब यह था, अभी मैंने आपको समझाया भी था, ये एक लोहे की ऐसे रोड थी, लोहे की रोड है तो इसके अंदर ऐसे फेरस के परमाणु मौजूद होंगे, ऐसे लाखों, आयरन आयरन आयरन, ऐसे लोहे के परमाणु बिखरे हुए इसके अंदर। अब सिंपल सी बात है, क्या एक परमाणु दूसरे परमाणु के टच में है? टच में, तभी तो रोड बनी हुई है, नहीं टुकड़े होते। इसको आप यहां से गर्म कर रहे हो, सिरा ए गर्म हुआ, आधे घंटे बाद नंगे हाथों से आप सिरे बी को छुओगे, ये भी गर्म मिलेगा, मतलब उष्मा बिंदु ए से चलकर बिंदु बी तक गई है क्या? तो उष्मा संचरण की वो विधि जिसमें टच है कि नहीं है, ये स्पर्श की आवश्यकता हो, उष्मा पॉइंट ए से बी तक चलकर गई है, तो चालन विधि है ये। उष्मा बिंदु ए से, ये गर्म कर रहा हूं, ये पॉइंट मिल रहा है गर्म, तो उष्मा यहां से चल के ही आई होगी, चलकर पॉइंट ए से बी तक आई है, तो उष्मा संचरण की वो विधि जिसमें टच या स्पर्श की आवश्यकता होती है, चालन विधि है। तो ये धातु की रोड थी, गर्म हुई है, किस विधि से हुई है? तो धातुओं में उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो आंसर रहेगा चालन। जितनी धातु में सब में विधि यही रहेगी, नहीं बोलोगे? याद रहेगा। अब फिर संवहन विधि क्या है? ये तो हो गया धातु के लिए लागू। पानी गर्म होता है ना? क्या सारा पानी एक साथ गर्म होता है? कभी नहीं होता। ये आपके पास एक कोई बर्तन है, इसमें पानी पड़ा, कुछ भी बर्तन है, कोई बाल्टी, कुछ भी मान लो, कॉनिकल फ्लास्क मान लो, बाल्टी मान लो, कोई बर्तन है, इसको आप यहां से गर्म कर रहे हो, क्या सारा पानी एक साथ गर्म होगा? कभी नहीं होगा। पहले जल के नीचे वाले अणु गर्म होंगे, अगर वो गर्म हुए तो वो हल्के हो जाएंगे। कोई भी चीज गर्म होती है वो हल्की हो जाती है ना? जे जल के नीचे वाले अणु पहले गर्म हुए, हल्के हो गए। जो चीज हल्की होती है वो ऊपर उठती है, पता है आपको, गैस है हल्की ऊपर उठेगी, गुब्बारा हल्का ऊपर उठेगा, धातु भारी है नीचे गिरेगी, है ना? ये जल के अणु पहले गर्म हुए, हल्के हो गए, ऊपर उठे, हल्के वाले ऊपर, गर्म वाले, सॉरी, हल्के वाले ऊपर और ठंडे वाले, भारी वाले नीचे, गर्म वाले ऊपर, ठंडे वाले नीचे, गर्म वाले ऊपर, ठंडे वाले नीचे, गर्म वाले ऊपर, ठंडे वाले नीचे। ये प्रोसेस चलेगी। ये क्या हो रहा है? गर्म ऊपर, ठंडे नीचे। क्या हो रहा है? ये अणुओं का संचरण हो रहा है ऊपर नीचे। ये अणु गर्म हो गए, हल्के हुए, ऊपर गए, ठंडे वाले नीचे आ गए। ये मान लो ये ठंडे वाले फिर नीचे आ गए। ये गर्म वाले ऊपर गए तो ये ठंडे वाले फिर नीचे आ गए। ये गर्म वाले फिर ऊपर गए तो ठंडे वाले फिर नीचे आ गए। ये गर्म वाले फिर ऊपर गए तो ठंडे वाले फिर नीचे आ गए। एक सीमा ऐसी आएगी बाल्टी के अंदर या इस बर्तन के अंदर पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाएगा। तो उष्मा संचरण की ऐसी विधि जिसमें अणुओं के स्थानांतरण से उष्मा का संचरण हो, अणुओं के स्थानांतरण से उष्मा का संचरण, उसको संवहन विधि कहते हैं। एक ही उदाहरण है, जल का गर्म होना कौन सी विधि है? जल इसी विधि से गर्म होता है। नोटिस किया होगा आपने, उदाहरण बताता हूं। तो चाय आ गई, इसी के अंदर ही है। चाय भी एक साथ थोड़ी सारी उबलेगी, पहले नीचे वाले अणु गर्म होंगे, फिर ऊपर वाले होंगे। नोटिस किया होगा, तरल पे सब पे लागू हो गया। इधर देखो, अब आपने नोटिस किया होगा, आपने रूम के अंदर
कभी रोड से पानी गर्म किया होगा बाल्टी में, किया होगा। मान लो 20 लीटर की बाल्टी है, आपने रोड पूरी नहीं डुबोई, रोड है, ये रोड है आपकी, मान लो ये कुंडली है, यहां तक आपने डुबो के छोड़ रखी इसके अंदर कुंडली को। अब क्या हो रहा है, कुंडली यहां तक डुबो रखी है ना, इसके अंदर मान लो ऐसे जल के अणु पड़े, ऐसे पानी पड़ा है ऐसे। अगर आप इस रोड को ना हिलाओ, ऐसे पड़ी, जैसे यहां आपने बाल्टी के अंदर इसको लटका के है ना, ऐसे क्लिप लगाकर छोड़ दिया, अगर इसको नहीं हिलाया ना, 10-15 मिनट बाद आप रोड को निकाल के हाथ डालना, ये रोड से नीचे वाला पानी आपको ठंडा मिलेगा, क्योंकि उष्मा का अणु ऊपर वाले गर्म हुए तो गर्म वाले हल्के होकर कहां जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे थोड़ी जाते हैं। हल्की चीज वो ऊपर जाएगी नीचे आएगी, तो गर्म वाले गर्म हुए, गर्म होकर ऊपर जा रहे थे, नीचे तो गए नहीं, नीचे पहुंचे नहीं, तो ये एरिया पूरा ठंडा पड़ा है। यहां आप हाथ डालोगे पानी ठंडा हो जाता है, सारा ठंडा मिलेगा आपको। मिला होगा कभी? संचरण नहीं हुआ अणुओं का। अगर अणुओं का ऊपर से नीचे संचरण हुआ होता तो नीचे वाला पानी भी गर्म मिलता, ना कि ठंडा मिलता। समझ रहे हो? ये है संवहन। अब रही विकिरण विधि, सीधी सी बात है, विकिरण नाम से किरण, किरण किसकी, हमारे पास किसकी बात हो रही, हीट की। सबसे ज्यादा हीट हमें कहां से मिलती है, सबसे बड़ा प्रकाशिक स्रोत कौन है, सूर्य। तो सीधी सी बात है, सूर्य के बीच बात हो रही है। ये सूर्य से क्या हम तक उष्मा आ रही है क्या? बहुत ताप आ रहा है, अभी बाहर जाके बैठो, जेठ के महीने में तो खतरनाक है, जी कौन करे, है ना। अभी भी आ रहा है, पसीना आ जाएगा बाहर बैठोगे तो मतलब उष्मा तो आ ही रही है। यहाँ पे नैना रे देख रहे हो आप इसको, ये सूर्य है ना, ये सूर्य से उष्मा हम तक आ रही है। क्या सूर्य और हमारे बीच कोई टच या स्पर्श है? फिर भी उष्मा तो आ ही रही है। तो उष्मा संचरण की वो विधि जिसमें टच या स्पर्श की आवश्यकता ना हो, उष्मा किरणों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचे, उसको कहते हैं विकिरण विधि। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी का गर्म होना। अब पृथ्वी का गर्म होना का मतलब हम सब आ गए इसके अंदर, जितने रहते हैं, विकिरण विधि है ना। जल है वो धीरे धीरे गर्म होता है कि धीरे धीरे ठंडा। रेत है वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी। कारण है ना, विकिरण विधि का कारण है। मानसून आ रहा है, सुना होगा, गंगानगर जिले में 3-4 दिनों में, इन 3 या 4 दिनों में बारिश होने की संभावना है, आंधी की तो संभावना, तूफान की बताते हैं ना। मानसून आ रहा है का मतलब पापा आने लग रही है। मानसून आ रहा का मतलब जब हमारी धरती गर्म होती है ना, अब बाहर का एरिया गर्म है, जमीन गर्म है, रेत गर्म है, इसके ऊपर की वायु भी गर्म है, तो हल्के होकर ऊपर उठ जाती है। फिर समुद्र के ऊपर का जो भाग है ना वो गर्म होगा, तो वहां जलवाष्प बनती है। अब गर्म हवाएं है ना वो ठंडी हवाओं की तरफ चलती है, गर्म हवाएं ठंडी हवाओं की तरफ चलेगी, वहां से चलेगी ठंडी हवा, किससे? समुद्र के ऊपर जलवाष्प लेकर चलेगी। वो ठंडी हवा चल रही है, इधर से गर्म हवा आई, जब वो सिकुड़ी पानी की बूंद में जहां बदल गई, वहां पर टिप टिप बरसा पानी, अपने कहते बारिश आ गई, उसको कहते हैं, इसको कहते हैं मानसून। ये काम किसका? सब इसी का है, विकिरणों का काम है ये। तो पेपर में क्या पूछेंगे? पृथ्वी का गर्म होना कौन सी विधि है? जल का गर्म होना कौन सी विधि? और धातुओं में उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? उष्मा संचरण की कौन सी विधि में टच या स्पर्श की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण विधि में भी नहीं होती, संवहन में भी नहीं होती। अब आपको संवहन में तो होती है ना, नहीं होती। गर्म अणु ऊपर, ठंडे नीचे आ रहे हैं, गर्म ऊपर, ठंडे नीचे, आपस में दोनों कोई लेना नहीं है। तो यहां भी टच की आवश्यकता नहीं है, यहां भी टच का नहीं है, पर उष्मा संचरण की ऐसी विधि एकमात्र जिसमें टच या स्पर्श की आवश्यकता पड़ेगी, चालन में चाहिए। यहां भी टच नहीं है, यहां भी टच नहीं है, स्पर्श दोनों में। समझ गए? चलो हला यार बैठे थोड़ा सा, सारे बैठे हो, हला दिया करो थोड़ा सा, यहाँ नींद आवे ढंग से बैठ जाओ यार। अभी तो नींद बड़ा मुझसे, वैसे तुम लोग करो, फिर मैं कैसे बैठाऊंगा? मेरा जी कौन करे सोने को? ऐसे मत करो इधर हैं, पानी में ले लूंगा अपने आप, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत एक्टिव रखा करो यार, इतना भी नहीं, इतना क्या बॉडी पे नींद हावी थोड़ी होती है इंसान पे। खुद का बॉडी जब कंट्रोल में नहीं होगी तो होगा लिया, कोई बात नहीं। इधर ध्यान दो, अरे बोलना नहीं रे, 1 मिनट मत ही लग जाओ, ये लुगाइया काम हुआ है जी, अंदर काम चल है अभी, चुगलियां चुगलियां तुम लोग क्यों कर रहे हो? इधर देखो, अब इधर ध्यान दे लो। हमने पढ़ा था अभी धातु गुण, बताओ क्या क्या बताए थे? अच्छा एक चीज सुन लो ढंग से, अब बार बार नहीं बताऊंगा ये बात। मैंने एक बात बोली कठोर, है ना,
मुझे एक बात बताओ, लोहा क्या है? तो नमक क्या है? कठोर नहीं है ही। चीनी मैं बोल दूं लोहा ठोस है, चलो बोल दूं ठोस है लोहा, तो नमक ठोस नहीं है, चीनी ठोस नहीं है, गुड़ ठोस नहीं है, फर्क है। लोहा ऐसा ठोस है जिसके अंदर तन्यता और आधात वर्ण्यता, इसको पीट करके तार या चतर बना सकते हैं। नमक भी ठोस है पर इसके अंदर तन्यता आधात वर्ण्य नहीं है, ना तो इसको पीट कर चद्दर बना सकते ना तार। नमक है तो ठोस, ऐसे करोगे क्रिस्टल पिस जाएंगे। तो ऐसे ठोस जिनमें तन्यता आधात वर्ण्य नहीं होती उनको ठोस तो कहेंगे, पर कहेंगे उनको भंगुर ठोस। ये गुण होता है अधातुओं का, ये धातु में भंगुर ठोस होती है। इसलिए मैंने क्वेश्चन बोला था, आया वो क्वेश्चन बोला था, पूछा था मैंने, कौन सा एक धात्विक गुण नहीं है? कठोरता, तन्यता, अधात वर्ण्यता और भंगुरता, ऐसे नाम बताए थे मैंने आपको। अब लिखो अपवाद धातुएं। अपवाद धातुएं देखो, हमने पढ़ा था कि धातुएं क्या होती है? कठोर होती है ना? धातु में कठोर है। मेन तो दो ही होती है वैसे, लिथियम और सोडियम और पोटेशियम, मेन तो दो ही है। कई बार लिथियम को गिन भी लेते हैं, बाकी सोडियम पोटेशियम दो ही होती है। तो पहला अपवाद में हमने क्या कहा था? धातु में क्या है? कठोर होती है। कठोरता गुण गायब कर देते हैं, गायब कर देते हैं। तो मैं बना दूं मुलायम। धातु में तो ठोस होनी चाहिए, कठोर, मुलायम बना देता हूं मैं, खत्म कर देता हूं, कठोरता गुण खत्म, मुलायम धातुएं। तो वो याद रखना एक नाम से जिसका मतलब है लिनक। एक नाम से याद रखना, लिनक। तरीका बता रहा हूं, बाकी सीधा आप याद रख सकते हो, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको याद करवाने की। लिनक, लिनक, LI लिथियम, Na लेटिन वर्ड पढ़ाया था, K भी लेटिन वर्ड पढ़ाया था। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम धातुएं होती है कि इन्हें चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हो। तो हम कहते हैं धातुएं तो कठोर होती है, तो इनको धातु नहीं मानेंगे? मानेंगे। क्यों मानेंगे? सारी एक एक इलेक्ट्रॉन त्यागती है। ये धातुएं तो है पर ये मुलायम धातुएं बन गई, अपवाद बन गया धातुओं में। 90 में से 3 बन गई मुलायम, है ना? तो पेपर में पूछेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हो, चाकू से कटने वाली, कटने वाली। पेपर में क्या पूछेंगे आपसे? मैंने क्वेश्चन बना दिया, निम्न में से कौन सी एक मुलायम धातु है? सीजियम, फ्रोंशियम, बेरियम, लिथियम। सीजियम, फ्रोंशियम, बेरियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। निम्न में से कौन सी एक मुलायम धातु है? या यूं आ गया, निम्न में से किस धातु को चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है? पूरी थ्योरी है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतनी मुलायम धातुएं होती है कि इन्हें चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। तो अपवाद हो गया पहला, धातु में ठोस है, एक कठोरता गुण खत्म हो गया, मुलायम रह गई। अच्छा, दूसरा अपवाद, दूसरा अपवाद है आग पकड़ने वाली, बोल दो या ज्वलनशील कह सकते हो, एक ही बात है। आग पकड़ने वाली धातुएं, या फिर कह सकते हो आग पकड़ने का मतलब क्या हुआ? ज्वलनशील हुई। आग नहीं पकड़े तो है ज्वलनशील, पकड़े तो ज्वलनशील। आग पकड़ने वाली धातुएं यानी कि ज्वलनशील धातुएं, ये बन जाता है। अब आपने पढ़ा होगा बचपन में कि सोडियम और पोटेशियम इतनी क्रियाशील धातुएं होती है, वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर अचानक आग पकड़ लेती है। अचानक लगने वाली आग से बचने के लिए इसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, केरोसिन में, ठीक है? तो आपको पता है आग पकड़ेगी तो तेल में डुबो कर रखेंगे, केरोसिन में। भूल जाओ तो याद रखना, मिट्टी के तेल में तेरा नाक, बागड़ी में कहते हैं ना, ढकनी में नाक डुबो के मर जा, है ना? चुल्लो भर पानी में डूब के मर जाओ, ऐसे कहते हैं ना। तो आप याद रखना, मिट्टी का तेल का मतलब होता है केरोसिन। ये सबको पता है। मिट्टी तेल आन तो नहीं पहला कार्ड पर मिलतो, अब आप बंद हो गयो, उसी की बात कर रहा हूं, है? उसमें आग नहीं पकड़ती,
कारण बताओ। मिट्टी का तेल तो आग पकड़ता है, धातु नहीं पकड़ती। भी इसकी बात कर रहा हूं। देखो, कैरोसिन के तेल में नाक या तेरा नाक, कैरोसिन के तेल में तेरा नाक। अब कैरोसिन के तेल से आपको याद क्या रहेगा? कैरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं यार। नाक का मतलब नाक, Na Na हो गया सोडियम, नाक का मतलब Na हो गया सोडियम, और K हो गया। तो सोडियम और पोटेशियम इतनी क्रियाशील धातु में होती है, वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेती है। अचानक बचने वाली आग से बचने के लिए, अचानक लगने वाली आग से बचने के लिए इन्हें कैरोसिन में डुबोकर रखते हैं। अगर ऑप्शन में कैरोसिन ना मिले तो आप जो गुलाब जल के साथ आता ना ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन है, अब यही दोनों सेम ही होते हैं प्राणियों, ग्लिसरॉल के अंदर डुबोकर रख सकते हैं। पेपर में क्या पूछेंगे? निम्न में से सोडियम या पोटेशियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है? कैरोसिन के तेल में, या मिट्टी के तेल में, या फिर ग्लिसरॉल में। या पूछेंगे निम्न में से कौन सी धातु को कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम, नहीं मिला तो पोटेशियम। निम्न में से कौन सी धातु को ग्लिसरॉल में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम, नहीं मिला तो पोटेशियम। या पूछेंगे निम्न में से कौन सी एक आग पकड़ने वाली धातु है? सोडियम, नहीं मिला तो पोटेशियम। निम्न में से कौन सी एक ज्वलनशील धातु है? सोडियम, पोटेशियम। कुछ भी लैंग्वेज बन जाएगी, समझ गए? चलो अब देखो, इसको रफ कर दूं, उतार लो। अच्छा, आग क्यों पकड़ती है पता है आपको? आपने +1 +2 में अगर कोई बंदा बैकग्राउंड किसी का साइंस रहा होगा, बाकी नहीं तो यहां तो नहीं मिलेगा, मुश्किल है, बाकी आपका भाई बहन को पढ़ा होगा, तो वो जब लैब में काम करते थे तो लैब के अंदर सोडियम के टुकड़े पड़े होते, कई बार घर पे भी ले आते थे उठा के, है ना। मैंने ये काम किया इसलिए मैं बता रहा हूँ। लैब में ना मिल जाते हैं, हमें स्कूल में +2 में राठी स्कूल में पढ़ते थे हम, तो यहाँ पे टीचर तो मतलब आइटम सारे पड़े होते थे गवर्नमेंट की तरफ से। प्रैक्टिकल कौन करवाता है वहां पे? मत्था नहीं मारता, तो सीधे लड़के घूमते रहते थे, इधर कुछ उठा लिया, किसी ने कुछ उठा लिया, कोई गैस, कोई परख ली तोड़ दी, कोई किसी गैस को किसी में डाल दिया, धुआं निकल रहा है, वो देख धुआं का डर ला रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं था भाई नाइट्रेट का परीक्षण हो रहा है कि अमोनिया है, कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। रंग इधर मिला दिया, ओ देख कालो कर दिया तेरे भाई सारो ही, बिलियन सारो कालो कर दियो, कोई कहता मैं हरियो कर दियो, मतलब नहीं होता। कोई प्रैक्टिकल बुक के अंदर क्या लिखना, कोई टेंशन नहीं होती। हम लोग क्या सोडियम का टुकड़ा उठा लेते वहां से, जब छुट्टी होती बाहर आते थे ना दोपहर के टाइम में 1-2 बजे, बाहर वो नाली थी, जेब में से टुकड़ा निकाला सोडियम का, छोटे छोटे टिक टिक, और नाली में डालते, पटाखे बजते वहां पे, मजे लेते आराम से। ये एक पटाखा, किसका पटाखा तेज बज रहा है, ये बस ऐसे टाइम था उस समय, है ना। तो इधर देखो, तो वहां पे क्या होता था, सोडियम का टुकड़ा है ना, आप नोटिस करना, एक गिलास ले लो इसे, इसमें ना, हाँ तो सही है, तो ऐसा होता था, नहीं होता क्या? नहीं है क्या? ये रियलिटी भी है। तो फिर एक टुकड़ा डाल दो आप पानी से भरे गिलास में, फटक की ध्वनि है खतरनाक। जितना बड़ा सोडियम का टुकड़ा डालोगे ना उतना बड़ा ब्लास्ट होगा। मान लो आप 1 किलोग्राम सोडियम अगर तालाब में डाल दो ना, जोड़ के अंदर, धमाका होगा बहुत खतरनाक वहां पे, जैसे बम फटाए। तो वो आप सोचो कि सोडियम का टुकड़ा आपने पानी में डाला है, सोडियम का टुकड़ा पानी से गिलास में डालोगे ना, फट फट की ध्वनि आएगी। ये क्वेश्चन आया था सीटेट में पिछली बार कि सोडियम का टुकड़ा डालने, सोडियम का टुकड़ा पानी से भरे गिलास में डालने पर फट फट की ध्वनि आती है। वो ध्वनि किस वजह से आ रही है बताओ मुझे? आप सोच रहे हो वो पटाखे बज रहे हैं, फट फट की ध्वनि आ रही है, वो सोडियम के बज रहे होंगे ना। सोडियम खुला छोड़ दोगे पटाखे बजेंगे कब? सर्दी में, सर्दी में छोड़ दो तो पटाखे बजेंगे। गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ रही है, आपने पॉकेट में डाला सोडियम का टुकड़ा, अगर आपको पसीना है, आपकी पॉकेट गिली, आपके जेब में पटाखे बजेंगे, फट फट की ध्वनि। आप सोच रहे हो कैसे बज रहे हैं? वो पटाखे सोडियम के नहीं बज रहे, पटाखे बज रहे हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिसके पास आप जलती हुई तिल्ली या मोमबत्ती लेकर जाओगे ना, वो फट फट की ध्वनि, इंग्लिश में कहते हैं पॉप साउंड, पॉप साउंड के साथ जलती है। ये क्वेश्चन था कि निम्न में से फट फट की ध्वनि या पॉप साउंड के साथ ज्वलनशील गैस कौन सी? हाइड्रोजन है। तो सोडियम जैसे ही आपने पानी से भरे गिलास में डाला तो जल के अंदर जो हाइड्रोजन थी ना, इससे सोडियम ने अभिक्रिया कर ली और इसने सोडियम का हाइड्राइड बना दिया। अब पटाखे बज रहे हैं वो इस हाइड्रोजन के बज रहे हैं, ना कि सोडियम के। जेब में आपके पटाखे बज रहे हैं, आपको पसीना आया है, उस पसीने के अंदर जो पानी है, उस पानी के अंदर जो हाइड्रोजन है, वो पटाखे उसके बज रहे हैं।
सर्दियों में आप सोडियम का टुकड़ा बाहर छोड़ दो तो पटाखे बजेंगे। कैसे? वायुमंडल के अंदर जो नमी है उससे अभिक्रिया कर रही है। हाँ, भयंकर गर्मी है ना, धूप है, तब आप सोडियम टुकड़ा बाहर छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, पटाखे नहीं बजेंगे। कारण वायुमंडल शुष्क है, वायुमंडल में नमी है ही नहीं, हाइड्रोजन नहीं है, तो आग पकड़ेगा कहां से? तो नम और आर्द्र वायुमंडल होता है ना, तब इसमें डुबो कर रखते हैं। अब रित्ती मैंने आपको थ्योरी राम कथा क्यों बताई? क्वेश्चन बनता है यूं, निम्न में से सोडियम धातु किस गुण के कारण ज्वलनशील है या आग पकड़ती है? वेग, ताप, दाब या नमी? पल्ले पड़ गया ना, उत्तर क्या देना है? नमी। आर्द्रता बोल दो या नमी, बोल देगा नमी है, ताप है कि दाब है कि वेग है। आग पकड़ने का कारण क्या है? तो आग पकड़ने का कारण है नमी या आर्द्रता। नमी के कारण आग पकड़ती है। समझ में आ गई राम कथा क्या है? ये तो हटा दो ऐसे, ये भी मत लिखो, आगे सिखाऊंगा, अभी के लिए इसको मत लिखो। ये दूसरा अपवाद हो गया आग पकड़ने वाली धातुएं। पहला अपवाद हो गया मुलायम धातुएं। अब पढ़ते हैं एक और अपवाद। दो अपवाद हो गए, पहले 5-6 अपवाद है 90 में से। तीसरा अपवाद लिख देता हूं। तीसरा अपवाद है द्रव धातुएं। सबको पता है पारा तो है ही है, एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पारा या पारद या मर्क्यूरी, पर जरूरी नहीं है कि पारा ही होगा, पारे के अलावा और भी द्रव है। इधर देखो, अगर आप पहली बात तो पारा तो उत्तर देना ही है। निम्न में से कौन सी एक द्रव धातु है या कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा तो है ही है, पारा बोल दो या पारद बोल दो, ना बोलो इसे मर्क्यूरी भी कहते हैं, सामान्य आप मरकरी कहते हो। मरकरी सिंबल होता है इसका Hg, और ये भी समझाया था इसको क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं, चांदी हॉर्न सिल्वर, पारा क्विक सिल्वर। पारा ना मिले ना, इसके अलावा दो धातु और भी है। वर्ग नंबर 1 को याद करो, 4 ये धातुएं, हेलिना की रब से फरियाद से सीजियम, वो सीजियम धातु वो द्रव होती है, सीजियम CS। कितने तापमान पे? 26 डिग्री। इसके अलावा एक धातु और है, कौन से ब्लॉक में आती है? गैलियम, P ब्लॉक में। जिंक के बाद में आता है गैलियम 31 नंबर पे, जिंक 30 पे खत्म। 13वें वर्ग में बैंगन, आलू, गाजर, इनथेला, गाजर गैलियम 31 वाली, वो भी द्रव है। ये 27 पे पिघल जाती है। कैसे? इधर देखो, पारा तो कमरे के तापमान पर ही द्रव है। सीजियम और जो गैलियम होती है ना, वो इतनी क्रियाशील धातुएं हैं कि वायुमंडल में खुला छोड़ने पर तुरंत पिघल जाएगी। जैसे सीजियम का मैंने एक टुकड़ा लिया, हथेली पे रखा, पानी बन जाएगा। कैसे? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे भाई साहब, पिघल जाते हैं 26-27 पे ही। शरीर का तापमान है 37, ये तो 26 तापमान मिलती पिघल जाएगी। तो हमारे शरीर का तापमान 11 डिग्री फालतू है इनसे। हथेली पे रखा, हथेली से तुरंत ताप लिया शरीर का, जैसे 26 डिग्री ताप मिला, 37 तो होने नहीं दिया, 26 होते पानी बन गई। तो पेपर में क्या पूछेंगे? इन दोनों का एक अलग से लैंग्वेज बना लेते हैं। लेकिन निम्न में से कौन सी एक पिघलने वाली धातु है? पिघलने वाली धातु ये है 2, ये तो पहले से पिघली हुई होती है, बाकी द्रव तीनों ही हैं। तो आप एक अलग तरीके से लिख सकते हो, पिघलने वाली धातुएं। पिघलने वाली धातुएं, अगर सिंबल याद है तो याद रह जाएगा। तरीका याद रख लो ऐसे यार, सग्गा भाई पिघल गया। जैसे आप कहते हो ना कि उससे उसका दर्द मेरे से देखा नहीं गया, उसका दर्द देखकर मैं पिघल गया यार, मेरे को प्रॉब्लम में देखा नहीं गया, हेल्प करनी पड़ी, मजबूर हो गया मैं, है ना, ऐसे कहते हो दे आगे। बाकी आजकल पिघलते पिघलते कोई नहीं है, ये क्या कहने की बातें होती है, बाकी समझा रहा हूं। पिघलने वाली धातु तो आप याद रखना, सग्गा भाई पिघल गया, इससे आपको याद रह जाएगा। सग्गा भाई का मतलब तो धातु में होगी। सग्गा मतलब ये देखो CS और GA, सग्गा, और भाई पिघल गया तो पिघलने वाली धातुएं CS सीजियम, GA गैलियम, ऐसे याद रख लेना। सग्गा भाई पिघल गया, सग्गा भाई पिघल गया।
पिघल गया का मतलब पिघलने वाली धातुएं, सग्गा CsGa सग्गा, CS सीजियम, Ga गैलियम। आग पकड़ने वाली धातुएं कौन है? तो नाक मिट्टी के तेल में तेरा नाक Na सोडियम, K पोटेशियम। पिघलने वाली सग्गा C और Ga, CS सीजियम, Ga गैलियम। ऐसे याद रखना। पेपर में क्या पूछेंगे, निम्न में से कौन सी द्रव धातु है? पारा ना मिला तो, सीजियम भी ना मिला तो, या पूछेंगे निम्न में से कौन सी पिघलने वाली धातु है? तो पहले सीजियम, ये ना है तो गैलियम। बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है ये, प्रकृति की सबसे अधिक क्रियाशील धातु भी सीजियम ही है। इतनी तेजी से क्रिया करती है कि 26 डिग्री तापमान में मिलते पानी बन जाता है। सबसे कम क्रियाशील सोना, सोना नमी से, आर्द्रता से, ऑक्सीजन से क्रिया करता ही नहीं। सोने पर किसी ने जंग लगा हुआ देखा है? चांदी थोड़ी सी हल्की काली पड़ जाती है सल्फर के कारण, सोने पर जंग नहीं लगता कभी भी। क्यों लगता? सोना क्रिया करता ही नहीं है नमी से। जंग तब लगेगा जब नमी से, वायु से, ऑक्सीजन से क्रिया होगी, क्रिया करता ही नहीं है। तो सबसे कम क्रियाशील धातु सोना, सबसे अधिक क्रियाशील धातु। ये सारे क्वेश्चन है एक एक नंबर के, आगे पढ़ेंगे वन लाइनर। अपवाद हो गया। एक तो गुण हो गया कठोरता गायब, है ना? अब कर दू इसको। अब देखो, हमने कहा धातु में ऊष्मा विद्युत की क्या होती है? सूचालक होती है। कहा ना, धातु में विद्युत की सूचालक होती है। एक धातु ऐसी है तो धातु होते हुए भी करंट नहीं आता, पारा, तो आप लिखोगे कुचालक धातु। चौथा, कुचालक धातु। ये अपवाद है, इतने अपवाद थे बस। कठोरता हो गया, तन्यता हो गया, है ना, और चालकता हो गया। कुचालक धातु किसकी बोल रहा हूं मैं? विद्युत की बोल रहा हूं, ऊष्मा की नहीं बोल रहा। 4.2 केल्विन तापमान पर पारा है ना, ऊष्मा का चालक होता है। ऊष्मा का चालक होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? करंट की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की बात कर रहा हूं। कहीं दोनों मत मान लेना। मैं विद्युत की चालकता की बात कर रहा हूं, ऊष्मा की नहीं। ऊष्मा के लिए तो पारा चालक ही है, विद्युत के लिए पारे में करंट नहीं आता। तो एकमात्र ऐसी धातु जो विद्युत की कुचालक होती है वो है पारा। बार बार सारे नाम नहीं लिखूंगा, सिंबल Hg, ये बोलो तो पारा। अब धातुओं के वन लाइनर क्वेश्चन है कुछ 15-20 वन लाइनर क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ज्यादा चांस वहीं पर बनते आने के, फिर एक एक करके सारी धातुएं पढ़ेंगे, ठीक है? तो लिख लो महत्वपूर्ण तथ्य, लिख लो या महत्वपूर्ण बिंदु लिख लो। कुछ 15-20 क्वेश्चन बता रहा हूं मेन धातु के, ज्यादा चांस उसी के। मतलब वो कौन से क्वेश्चन है? हल्की धातु, भारी धातु, सबसे महंगी धातु, सस्ती धातु, पृथ्वी की भूगर्भ में ज्यादा कौन धातु, कम कौन सी धातु है ना? कौन धातु जहरीली है, कौन सी ब्लास्ट में काम आती है ना? किसकी चालकता ज्यादा है, किसकी चालकता कम है, कौन सी क्रियाशील ज्यादा है, कौन सी क्रियाशील कम है, शरीर में सबसे अधिक कौन सी धातु है, शरीर में कम कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, छोटे छोटे, कोई ट्रिक नहीं है इनकी, पढ़ोगे तो याद जाएंगे। सिंपल, मैं सारे लिख रहा हूं एक एक करके। देखो पहला क्वेश्चन, प्रकृति की सबसे हल्की, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सबसे हल्की धातु। आप लिखोगे प्रकृति की सबसे हल्की धातु। वेरी गुड, क्या बात है। 21 तोपों की सलामी, हीलियम 22 तोपों की सलामी। अरे छोड़ो, मैंने बोला है सबसे हल्की धातु, तू लोग हाइड्रोजन धातु है ये, मारने उड़ा की गैस है। हीलियम क्या? हीलियम गैस है। जितनी भी गैसें होती है सारी अधातुएं होती है, फिक्स है। अधातुएं क्या होती है? ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं, गैस भी। जितनी गैसें है ना सब अधातु है। नाइट्रोजन क्या है? अधातु। ऑक्सीजन क्या है? अधातु। हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, क्लोरीन, ब्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, सल्फर, सब अधातु है। जितनी गैसें हैं, मैंने बोला है सबसे हल्की धातु। शब्दों पे ध्यान दो, मैं गैस पूछूंगा तब बोलोगे। सबसे हल्की धातु, तो देखो ऐसे पढ़ते हैं अपने, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम। हाइड्रोजन तो गैस है, हीलियम की सांद्रता 0 है। लिथियम आता है 3 नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्ष में 2, दूसरे में 1। दूसरे में 1 है, त्याग दिया, सबसे पहले प्लस बनाया। और साइंस कहती है कि वे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वो धातु है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसी ने त्यागा। 3 नंबर पे आता है लिथियम। द्रव्यमान कितना है? 6 पॉइंट समथिंग है, 6-7 के बीच रहता है। इससे कम वजन किसी धातु का नहीं है ना?
तो सबसे हल्की यही बनेगी पहले, एक नंबर पहले नंबर पे यही आती है। तो प्रकृति की सबसे हल्की धातु है लिथियम, सिंबल है Li। कहां पर पाई जाती है? हृदय घात के उपचार में काम आने वाला उपकरण पेसमेकर। हार्ट अटैक आता है, पेसमेकर डलवाते हैं ना, वो इससे ही बनता है। पढ़ाया था मैंने आपको रक्त परिसंचरण तंत्र में, हृदय घात पढ़ाया था, पूरा टॉपिक वहां पढ़ाया था। पेपर में पूछ लेते हैं पेसमेकर में कौन सी धातु होती है? लिथियम होती है। पेसमेकर क्या है? हृदय घात के उपचार में एक उपकरण काम आता है, उस उपकरण का नाम है पेसमेकर। तो पेपर में पूछेंगे पेसमेकर में कौन सी धातु भरी जाती है? लिथियम। हृदय घात के उपचार में कौन सी धातु भरी जाती है? लिथियम। हल्के डालो, धातु डालेंगे। देखा होगा पेसमेकर, हार्ट में डालते हैं ऐसे। हृदय घात जब दिल का दौरा पड़ता है, डॉक्टर उसको स्ट्रेचर पे लिटा देता है, उसके हाथ में प्रेस के जिसको उपकरण सा होता है, इसे दबाता है, इसे दबाव डालता है, वो पड़ा पड़ा उछल रहा है, देखा होगा? वो इसलिए दबा रहा है कोलेस्ट्रॉल बाहर निकल जाए, या लैक्टिक एसिड जमा हो बाहर निकल जाए। वो दबाव डाल रहा है ना, जो प्रेस है हाथ में से इलेक्ट्रिक आर्क से, वो पेसमेकर, उसके अंदर लिथियम है। दबाव क्यों डाला? लिथियम से, हल्की धातु इसलिए। तो हल्के से क्या फर्क पड़ता है? हृदय मांसपेशियों बनी हुई संरचना है, हड्डी नाम की चीज नहीं है। 250-300 ग्राम का इतना जुगाड़ है, भारी धातु से प्रहार डाला, वो जुगाड़ बिया पाट जेगो, वो वैसे मर जाएगा। तो हल्की धातु से धीरे धीरे प्रेस करते थे, कोलेस्ट्रॉल बाहर निकल जाए। बाहर निकल गया तो कहते हैं पहले 2 रुपये बच गयो, नहीं निकला तो काम खत्म है। ये जगह ठेका ले ले बैठे नहीं, नींद ना लियो, थप्पड़ मार ला, मैं कूटू, दर्दे दर्दे, हाँ रख दे, जाग तो गे, अच्छा आंखें मीच गए, जाग तो है बड़ो, ध्यान है, जाग तो ऑनलाइन हो रही है। इलेक्ट्रिक आर्क होता है। हाँ जाग तो है, पर तेरी आंख बंदी मानू में, जाग तो है, मैं कभी खुद आंख तो खोली, मैं तो आंख बंद का बोल रहा हूँ, आंख बंद है, बाहर खोल ली। हाँ हाँ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क से करते हैं सब काम। अब देखो हल्की ये होगी, कोई भारी भी होनी चाहिए। ठीक है, इधर देखो, बोलो मत, कोई बात को नहीं, गलती होगी, जाग तो है बस, मैं सभी को जाग तो नहीं, आंख बंद है बस, दिक्कत इतनी है। सबसे भारी धातु, जैसे हल्की धातु लिथियम है, ऐसे प्रकृति की सबसे भारी धातु है ओस्मियम। ओस्मियम, OS, ओस्मियम धातु। हल्की धातु पूछे लिथियम, भारी पूछे तो ओस्मियम। अब चलते थोड़ा सा और क्वेश्चन पढ़ते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ में, पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे अधिक मात्रा में, अधिक, देखो भूगर्भ क्या होता है, दोनों चीज समझ लो। एक होता है भूपरपटी, एक होता है भूगर्भ। जैसे आप धरती रेत के ऊपर खड़े हो, वो भूमि की ऊपरी सतह है, उसको कहेंगे भूपरपटी। जैसे ये भूपरपटी मान लो, ये भूपरपटी है, भूमि के अंदर जाएंगे, जैसे माता का गर्भ होता है तो अंदर है गर्भ, ऐसे भूमि के अंदर जाएंगे तो धरती माता गर्भ है, तो अंदर जा रहे नीचे खोदने, तो उसको कहेंगे भूगर्भ। मतलब ये भूगर्भ ये है, और भूपरपटी ये है, ये ऊपरी सतह वायुमंडल है, ये ऊपर चले जाएंगे अंतरिक्ष आ जाएगा, ऐसे बांटते आगे पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे अधिक मात्रा में धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम देखा है, एल्यूमिनियम ये रहा, ठीक है। या जो 5-6 रुपए मीटर की तार आती है ना बिजली वाली अपनी, जिसमें पतले पतले बाल से होते हैं, वो एल्यूमिनियम होता है। ट्रांसफार्मर से गांव में निकलती है मोटे वाली तार, ठीक है। सिल्वर की वायर आप कहते हो, सिल्वर मतलब चांदी हुआ है, चांदी की तार कौन लगा हुआ बेटे, पागल है के बे? सिल्वर की बाल्टी होती है, एल्यूमिनियम होती है, ऐसा नहीं है। सिल्वर की बाल्टी, सिल्वर का बट्टल हम कहते हैं, मैंने उदाहरण पहले दे दिया था, मिश्र धातु है, ब्रांज एल्यूमिन आती है। आप कहते हो सिल्वर की बाल्टी बन के जोर आई, सिल्वर की बाल्टी ले जरा, चांदी होती है, नहीं होता वो। गांव में कुछ भी कह देते हैं अपने, क्या है गांव में तो लोग यही कहते दारू पीन तो गुर्दा फेल हो गया, अठाई को नहीं गुर्दा खत्म हो हटा हुआ है, ये फेफड़ा है, तो लोग तो कुछ भी कह देते हैं, छोड़ो उनका क्या है। पृथ्वी के और क्या है, फिर सुनोगे तुम लोग, मेरे वाली लैंग्वेज है, समझा दूंगा मैं। इधर देखो, अब सुनो, इधर ध्यान दो, अरे इधर देख लो, ध्यान रखना, पेपर में अगर पूछे पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे अधिक, मैं यहां पूरा ही लिख देता हूं,
अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु, इसका मतलब समझे हो आप? सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु पूछे तो आपको कहना है एल्यूमिनियम। पर अगर उसने उल्टा पूछा, लैंग्वेज तो एक ही रहेगी, ढंग से पढ़ लेना क्वेश्चन को। अगर वो यूं पूछ रहा है कि पृथ्वी के भूगर्भ से सर्वाधिक मात्रा में अगर बोल रहा है निकालने जाने वाली धातु, अंतर है। पाए जाने वाली का मतलब है ज्यादा मात्रा किसकी है 100% में, निकाले जाने वाली का मतलब है ज्यादा खोद कौन से रही है। हमारे दैनिक जीवन में इतना एल्यूमिनियम का उपयोग नहीं है जितना आयरन का है, लोहे का है। तो जिसकी जरूरत ज्यादा होगी भाई ज्यादा निकालेंगे, लोहे की जरूरत ज्यादा है तो ज्यादा निकालेंगे कौन सी, लोहा। सबसे अधिक मात्रा में निकाले जाने वाली तो बोलोगे आयरन या फिर लोहा। ज्यादा मात्रा किसकी है, एल्यूमिनियम की, पर ज्यादा निकालते कौन सी है, आयरन। क्यों निकालते हैं, आयरन का उपयोग ज्यादा दैनिक जीवन में, तो आयरन निकालेंगे, है ना। अच्छा, और आगे नेक्स्ट। और अगर बात करें अपने मानव शरीर में लोहा नहीं है प्राणियों, लोहा रक्त में है। शरीर में रक्त है कि रक्त में शरीर है? शरीर में रक्त है तो रक्त में कुछ होगा। तो शरीर में सबसे अधिक रक्त है क्या, अन्ना? सबसे अधिक हड्डियां हैं। शरीर में सबसे अधिक हड्डियां हैं, हड्डियों में सबसे अधिक कैल्शियम है। तो शरीर में सबसे अधिक कौन धातु बनी, कैल्शियम बनी। अच्छा, रक्त में सबसे अधिक पूछे तो रक्त एक अलग पार्ट आ गया, उसमें आयरन है। तो ध्यान रखना वो शरीर की बात कर रहा है, रक्त की। मानव शरीर में सबसे अधिक, तो सबसे अधिक है हड्डियां, और हड्डियां बनती है कैल्शियम से और फास्फोरस से। कैल्शियम धातु है, फास्फोरस अधातु है। माचिस की तिल्ली में फास्फोरस होता है, फास्फोरस जलाने के लिए काम आता है। एकमात्र ऐसी अधातु जिसको जल में डुबो कर रखते हैं फास्फोरस को, ठीक है ना। फास्फोरस है ना, उसको जल में डुबो कर रखते हैं। फास्फोरस खुला छोड़ दो आग पकड़ देगा। हमारी हड्डियों में फास्फोरस ज्यादा होगा, शरीर जल्दी जलता है। गांव में देखा कोई आदमी मर गया, शमशान भूमि लेकर चले गए, आग लगाई, जल नहीं रहा है ना। कई इतना को मानस हुआ बड़े को नहीं मिट्टी तेल ढोल के बालना पड़े, घर रख जे लास्ट में तो एक पिंपो घी को गाल दिया, 2 गाल दिया, फिर घर वाले सोचा वो तो घी ने क्यों नाश करो, तेल ला नहीं 5 लीटर। कारण क्या आप सोचते हो, गांव में कहते हैं पापी हो, पाप भूत क्रिया बड़े को नहीं। अब उनको कौन समझाए, इसकी हड्डियों में बेचारे फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस है नहीं तो आग पकड़े कौन, कैल्शियम थोड़ी पकड़ेगा। आग कौन पकड़ता है, फास्फोरस। हड्डियों में जितना ज्यादा कैल्शियम होगा उतनी तेजी से वो हड्डियां जलेगी। तो उसको बोलो ढंग से बेचारा खिलाया पिलाया नहीं, पहले फास्फोरस कमी है तो नहीं जल रहा। वो फास्फोरस का काम होता है, वो आग पकड़ता है। बहुत आय धातु है, 15% होता है बॉडी में कैल्शियम। अच्छा, इसके साथ ही याद रख लेना, दूध में सबसे अधिक कौन होता है, कैल्शियम। दांतों में कौन होता है, हड्डियों में भी। हड्डियों में कैल्शियम है तो शरीर में तो नहीं है। अच्छा, 6 नंबर, अगर पूछे शरीर में सबसे कम, बिल्कुल में सबसे कम पूछे वो है मैग्नीज, Mn। Mg नहीं होता, Mg मैग्नीशियम होता जो पत्तियों में होता है। 7, रक्त में, मानव रक्त में सबसे अधिक मात्रा में, ये तो याद ही रहेगा, गर्भवती महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है तो आयरन की गोलियां देते हैं। तो आयरन की मतलब लोहा ये उसके अंदर इसलिए देते हैं, तो रक्त में लोहा है, आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है। रक्त में सबसे अधिक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप आगे लिखते रहना, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, ऐसे लिखना है, धातु की बात कर रही है। तो वो है फेरस या फिर आयरन बोल दो, लोहा बोल दो। और रक्त में आयरन किस आयन के रूप में होता है, ध्यान रखना, रक्त में आयरन होता है Fe+2। लोहा है ना वो Fe+2 भी होता है, Fe+3 भी होता है। जरूरत पड़ने पर 2 इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है, 3 भी त्याग सकता है। Fe+2 भी होता है, Fe+3 भी होता है, पर रक्त के अंदर Fe+3 नहीं होता, खाली Fe+2 होता है। रक्त में फेरस होता है, Fe+3 कहते हैं फेरिक। तो खून में फेरिक नहीं होता, खून में सिर्फ फेरस ही होता है। ध्यान रखना, संयोजकता में आ जाए तो +2 बोलना है, +3 वाला गलत होगा। अच्छा, रक्त में सबसे अधिक ये हो गया। अच्छा, और धातु पढ़ते हैं। पहला परमाणु हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का नहीं है। बेरिलियम एक बार छोड़ देते हैं। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम।
11 नंबर पे धातु है सोडियम। सोडियम की बात करें, आपने नाम पढ़ा होगा नाभिकीय रिएक्टर, नाम पढ़ा है? न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर? क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर में ठंडक पैदा करने में कौन सी धातु काम आती है? वो आती है सोडियम। जो आग पकड़ती है ना, वो ठंडक पैदा करवाती है। अब आप सोच रहे हो नाभिकीय रिएक्टर क्या? देखो, दो अभिक्रियाओं के नाम तो पढ़े होंगे, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। जैसे पटाखे का बजना क्या? नाभिकीय विखंडन है। ब्लास्ट होना, बम, नाभिकीय विखंडन है। सौर ऊर्जा बनना, नाभिकीय संलयन है। तो नाभिकीय रिएक्टर वो स्थान होता है जहां पर नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया संपन्न होती है, उसको नाभिकीय रिएक्टर कहा जाता है। अभी एक कमरा क्या है? अभी एक क्लासरूम है, इसको बाहर निकाल के इसके अंदर चेयर लगा के इसको लाइब्रेरी बना लो। इसके अंदर आप दूध की डेयरी खोल लो तो उसका नाम दूध की डेयरी होगा, लाइब्रेरी बन जाएगी, नाम लाइब्रेरी होगा। अभी इसका नाम क्लासरूम है। ऐसे इसी कमरे में मान लो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, आतंकवादी वाला काम करना चालू कर दो, बम बनाओ, पटाखे बजाओ, है ना, तो वो क्या है? उस जगह का नाम क्या पड़ जाएगा? अब जहां पर देखो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया संपन्न हो रही है, उस जगह का तापमान कम होगा क्या? जहां पर नाभिकीय विखंडन ऊर्जा का विनाश हो रहा है, वहां टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो ठंडक पैदा करवानी पड़ेगी वहां पे। तो वहां पर ठंडक पैदा करवाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो पेपर पूछेंगे नाभिकीय रिएक्टर में ठंडक पैदा करवाने में कौन सी धातु काम आती है? उसके बाद सोडियम के बाद नंबर आता है 12 नंबर मैग्नीशियम। इसका भी एक क्वेश्चन है। पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? सबको पता है, छठी क्लास से पढ़ रहे हो। पर्णहरित। पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण है? पर्णहरित। पर्णहरित को इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल। छठी क्लास से पढ़ रहे हो, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, सीधा लिख देता हूं। पर्णहरित में पाए जाने वाली धातु या क्लोरोफिल में पाए जाने वाली धातु, पर्णहरित में पाए जाने वाली धातु वो है मैग्नीशियम, जो 12 नंबर पे आती है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और मैग्नीज होता है Mn। मैग्नीशियम 12 पे, ये मैग्नीज आयरन माइन लाइन में 26। तो क्या पूछेंगे पेपर में? पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? पर्णहरित। या पूछा पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस धातु के कारण होता है? मैग्नीशियम। ऐसे समझो। हाँ, जैसे हमारा रक्त लाल है, किस कारण है? हीमोग्लोबिन। उसमें क्या है? आयरन। जैसा हमारा रक्त लाल है ना, आयरन के कारण है, ऐसे पेड़ पौधों की पत्तियां का रंग हरा है ना, वो मैग्नीशियम कारण है। जैसे हमारे अंदर रक्त के अंदर क्या हीमोग्लोबिन है, ऐसे पेड़ पौधों के अंदर हीमोग्लोबिन की जगह क्या है? पर्णहरित है। जैसे हमारा हीमोग्लोबिन लोहे से बनता है, ऐसे उनका हरा रंग पर्णहरित मैग्नीशियम से बनता है। हमारा आयरन, उनका मैग्नीशियम एक बराबर मान सकते हो आप। ठीक है। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम का तो आएगा, पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे अधिक एल्यूमिनियम। उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम दोनों पढ़ लिए हमने। पोटेशियम कैल्शियम दोनों पढ़ लिए। मुलायम धातु है पोटेशियम, सोडियम भी मुलायम है, कैल्शियम पढ़ लिया इसके अंदर है। अब चलते हैं आगे। यहां तक क्लियर है? रफ कर दूं? कोबाल्ट। मानव रक्त में सबसे कम कौन सी, ये पूछ रहे हो क्या? कोबाल्ट होती है। लिख लो, रक्त में सबसे कम धातु कोबाल्ट, सबसे अधिक आयरन, सबसे कम कोबाल्ट। विटामिन B12 बनाती है ये मैंने विटामिन टॉपिक में पढ़ा ही चुका हूं मैं, इसलिए यहां चर्चा नहीं की ज्यादा। पूरा टॉपिक विटामिन पढ़ाया हुआ है, क्लियर। चलो ये भी रफ कर देते हैं। उसके बाद आ गया स्कैंडियम, टाइटेनियम। हाँ, महंगी धातु है टाइटेनियम, सबसे महंगी धातु टाइटेनियम। कैल्शियम 20 पे खत्म, 21 पे स्कैंडियम, 22 पे टाइटेनियम। जहाज के कलपुर्जे बनते हैं टाइटेनियम से। महंगी धातु है, सबसे महंगी पूछे आपसे, सबसे महंगी धातु
टाइटेनियम, TI, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 नंबर पे आता है। याद करने का तरीका बताया था, शक्ति वाली कार में फिर कोई निकला कॉपर जिंक 21 से 30, टाइटेनियम है ना सबसे महंगी। अब इसके बाद पढ़ते टाइटेनियम, वैनेडियम, फिर उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज, फेरस पढ़ ही लिया। हेमोग्लोबिन के अंदर फेरस है। मानव द्वारा प्रथम बार, सबको पता है सफेद सोना, प्लेटिनम, पीटी पढ़ेंगे, अभी पढ़ा दूंगा। मानव द्वारा प्रथम बार या आदि मानव द्वारा, इसे कह सकते हो, मानव द्वारा प्रथम बार प्रयोग में लाई गई धातु, सबको पता है ऐतिहासिक धातु है तांबा, कॉपर, Cu प्रतीक है। सबसे अधिक तन्य धातु, सबसे अधिक तन्य धातु, सबको पता है ओरम, सोना, गोल्ड, सोना का प्रतीक Au है ना। अच्छा, दो हम भूल गए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु, अभी बताई थी। क्रियाशील का मतलब क्रिया करना किससे, या क्रिया वायु के साथ होगी, या क्रिया ताप के साथ होगी, या क्रिया नमी के साथ होगी, या क्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी, उसको कहते क्रिया। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, प्रकृति की सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सीजियम। इतनी क्रियाशील है कि वायुमंडल में खुला छोड़ेंगे, हथेली पे रखेंगे तुरंत पानी बन जाएगी। बहुत तेजी से क्रिया करती है ताप से, 26 डिग्री ताप पे कर लेते हैं, है ना। और यही पूछे सबसे कम, तो सोना क्रिया करता ही नहीं है, इसलिए सोने पर जंग लगता। सोना अगर नमी से क्रिया करता तो सोने पर भी जंग लग जाता। सबसे कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील धातु वो है गोल्ड। सोना प्रतीक लिख रहा हूं, साथ साथ सिंबल लिखते हैं ना, कई बार पेपर में नाम आ जाता है, कई बार चिन्ह भी आ जाते हैं, है ना, प्रतीक आ जाते हैं, सोना। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, सबसे कम गलनांक वाली धातु, सबसे कम गलनांक वाली धातु। गलनांक समझते, देखो एक होता है गलनांक, एक होता है क्वथनांक, पढ़े होंगे। एक होता है हिमांक बिंदु या बर्फ बिंदु, है ना, तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा ये आर्मी वालों को, बर्फ बिंदु। ये भी देखने को मिल जाएगा तुम लोगों को। देखो, गलनांक बिंदु होता है, क्वथनांक बिंदु, बर्फ बिंदु होता है ना। गलनांक बिंदु नाम से पता चल रहा है, गलना। अब गलेगी कौन? पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं मेन, ठोस, द्रव, गैस। बताओ गैस गलेगी क्या? गैस क्या गली? वो तो गली हुई है पहले से। द्रव, द्रव तो खुद गला हुआ है। ठोस, ठोस गलेगा। कब गलेगा? तापमान मिलेगा तो वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था धारण कर ले, वो गलनांक बिंदु है, ठीक है ना। मेलिंग पॉइंट है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? क्वथनांक बिंदु। वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना चालू कर दे, भाप बनने लग जाए, वो क्वथनांक है। हिमांक बिंदु, इसको कहते हैं बर्फ बिंदु। वह ठंडक जिस पर कोई द्रव पदार्थ जमना चालू कर दे, वो बर्फ बिंदु। आगे पढ़ेंगे हीट टॉपिक में। अब देखो, गलनांक का मतलब गलना। सबसे कम गलना किसका है? अभी सिखाया था। चीज जब ठोस होती है, 26 डिग्री तापमान मिलते ही पानी बन जाएगी। तो सबसे कम गलनांक बिंदु किसका होता है? सीजियम का होता है, 26 डिग्री। सीजियम ना मिले तो गैलियम टिक कर देना, 27 डिग्री। सीजियम के बाद नंबर गैलियम का आता है। अच्छा, यही बात अगर मैं आपको बोलूं उल्टा, क्या? सबसे उच्च गलनांक, सारे जानते हो, बचपन में पढ़ते आ रहे हो। सबसे उच्च गलनांक, सबसे
उच्च गलनांक किस धातु का होता है? पढ़ा होगा, विद्युत बल्ब के तंतु किस धातु के बनाए जाते हैं? टंगस्टन। टंगस्टन धातु का सिंबल बताया था, पूछा जा चुका है पेपर में, वुल्फ्रोम। टंगस्टन का गलनांक होता है 3500 डिग्री। 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है भाई साहब, सोच लो कितना होगा, समझ से परे है। वैसे रियल में तो मानते हैं 3480, 3480 डिग्री मानते हैं, ITI वाली बुक्स के अंदर लगभग ये लिखा हुआ है। रियल में 3480 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कहने का मतलब है 3450 से, यानी 3450 से 3500 मानते हैं, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। अब रही बात कितना की तापमान है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी उबलने लग जाता है। सही बात है, पानी कितने तापमान पर उबलता है? 100 डिग्री पे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी उबलने लग जाता है। उस उबलते हुए पानी की विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट इतने ज्यादा होती है कि आप उसके ऊपर मुंह नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? देख के हम पानी उबलने ला रही है, फिर अचानक से ऊपर से प्लेट उतारी है, मुंह गाल दिया, मां की गाली 2 मिनट, झुलस जाएगी त्वचा। तो 100 डिग्री पे आपकी त्वचा झुलस गई, वो भी एक जाग रहा है यार आंखें बंद करके, इसको भी थोड़ा आंखें बुलाओ इसकी, तो भी जागते हुए आंख खोल ले, ठीक है? इधर देखो, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी उबलने लग जाता है। उबलते हुए पानी की उष्मा इतनी ज्यादा है कि आप उस पर हाथ या मुंह नहीं कर सकते। ये कितना है? 3500 का मतलब 100 डिग्री का कितना गुना ज्यादा है? 100 डिग्री का 35 गुना तापमान है। ये इतना तापमान होगा कि इतने तापमान के 6 या 7 मीटर आवरण में इतने तापमान हो, तो इतना पैदा नहीं होता वैसे यहां पर। अगर हो इसके 6 या 7 मीटर में आप खड़े हो जाओ ना, तो आपकी त्वचा है ना, वो पिघल करके ना ऐसा बहना चालू कर देगी, टिप टिप बरसा पानी ऐसे बूंदे पड़ेगी सीधी। इतना तापमान है, हैं? हाँ, नींद आती है उसका कर देना, मजाक रहे करना मत, जल जाएगी त्वचा। घातक है काम, उस से जला, आग से जला हुआ है ना, खतरनाक काम। इधर देख लो, अब देखो इतना तापमान देखो। अब बल्ब है, जो बल्ब के बारे में थोड़ी चर्चा करें। बल्ब क्या होता है? देखो ऐसा बना हुआ होगा, मान लो पीछे ऐसे काला काला लगा होता है, चीनी मिट्टी सैनिटरी का, ऐसे बंद करते हैं, है ना? और यहां पर 2 ऐसे डॉट से लगे होते हैं, ऐसे सिल्वर के छोटे छोटे ऐसे ब्रांच एल्यूमिना के ढक्कन। बल्ब जो होता है ना, बल्ब के अंदर जो ये तंतु लगा हुआ है अंदर की ओर, ये जो छोटा सा एक लगा हुआ है ना तंतु, इसके अंदर ये होता है, तो तार सी होती है ना, तंतु बोल दो, इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट, वो होता है टंगस्टन का। बल्ब भले 3 दिन जले, हाँ जड़ जाता है ना कई बार, वो टंगस्टन ही होता है। बल्ब भले 3 घंटे जले, भले 3 दिन जले, भले 3 हफ्ते जले, भले 3 महीने जले, 3 दिन जल गया ना बल्ब, इतना गर्म हो जाएगा कि आप उसे नंगे हाथ उतार नहीं सकते, कपड़ा लगाना पड़ेगा। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि 3 घंटे जले, चाहे 3 महीने जले, चाहे 3 दिन जले, कि बल्ब के अंदर का तंतु है ना, वो पिघल करके नीचे गिर गया। जड़ सकता है, अगर बल्ब के अंदर मान लो बंद करते वायु रह गई हो तो जड़ जाता है, जंग लग जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। कई बार नमी है ना अंदर, बल्ब जल रहा है, बारिश आई, पानी की बूंद गिरी, फट गया, कई बार सफेद हो जाता है, कई बार कड़ा कड़ा हो जाता है, वो अलग बात है। नमी रह जाती है अंदर, तो रिएक्शन करते हो धातु के साथ, बाकी कभी पिघलता नहीं है, जड़ सकता है। क्यों नहीं पिघलता? बल्ब के अंदर कभी भी 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पैदा होने वाला है नहीं, इतना तापमान पैदा होगा नहीं तब तक ये भाई साहब पिघलेगा नहीं। इसीलिए बल्ब के अंदर का तंतु लोहे का क्यों नहीं बनाते? लोहे का बना लो, तांबे का बना लो, पिघल जाएंगे, गलनांक कम है उसका, इसलिए बनते टंगस्टन की। पेपर में पूछिए अगर आपसे कि विद्युत बल्ब के तंतु या फिलामेंट किसके बनते हैं? टंगस्टन के। अगर पूछे विद्युत बल्ब के तंतु टंगस्टन धातु के क्यों बनाए जाते हैं, कारण क्या है, तो उत्तर होगा क्योंकि उच्च तापमान वाली धातु है, सॉरी उच्च गलनांक वाली धातु है। कारण क्या है? तंतु इसके क्यों बनाते हैं? उच्च गलनांक वाली धातु है। तो लिख लो विद्युत बल्ब के तंतु बनते हैं इसके। कारण पूछे तो गलनांक बिंदु उच्च है, इसलिए यही बनाएंगे। विद्युत बल्ब का तंतु हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट तो कई बार ऐसे भी आता है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट किसके बनते हैं? विद्युत बल्ब के तंतु किसके बनते हैं? टंगस्टन के। विद्युत बल्ब के तंतु टंगस्टन धातु के क्यों बनाए जाते हैं? नीचे कारण लिखे होंगे, क्योंकि इसका वेग उच्च होता है,
क्योंकि इसका गलनांक बिंदु उच्चतम है, क्योंकि ये अत्यधिक मात्रा में ताप उत्पन्न करता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है, ऐसे कुछ कथन लिखेंगे। गलनांक उच्च होता है, बाधा ज्यादा होती है, इसलिए बनता है तंतु इसके। अच्छा, एक और इसके चर्चा कर रहे थे। हाँ, मुलायम धातु तो होगी सोडियम पोटेशियम, कठोर की बात करती। प्रकृति की सबसे कठोर धातु है व्हाइट गोल्ड। हाँ, प्लेटिनम इसी को कहते हैं। अमीर लोगों की लुगाइयां पहनती है ये सपना ले देख लियो ऐसी होगी। प्रकृति की सबसे कठोर धातु, क्यों छीन के भागोगे क्या उसका? कहाँ मिलेगी? मुझे क्या पता। विद्युत बल्ब का तंतु लिख लो, विद्युत बल्ब का तंतु। टंगस्टन में क्या है? विद्युत बल्ब का तंतु बनता है इससे, बस इतनी बात है। प्रकृति की सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम, इसे कहते हैं व्हाइट गोल्ड, या फिर इसे सफेद सोना के नाम से जानते हैं। सफेद सोना, या हिंदी में बोलो तो शुद्ध नाम होता है श्वेत स्वर्ण, पीटी, प्लेटिनम वो अलग है, बताता हूं। एडम उत्प्रेरक कहते हैं इसको, सिंबल होता है पीटी। सबसे सस्ते आभूषण बनते हैं चांदी के, चांदी से महंगे आभूषण आते सोने के, सोने से भी महंगे आभूषण आते प्लेटिनम के। व्हाइट गोल्ड कहते हैं इसे, ठीक है ना। जैसे आप सोने की चेन बनवा लो चांदी की, एक व्हाइट गोल्ड की चेन बनवाते लोग, चांदी की जैसी चमक होती है, शानदार चमक होती है, सोने से महंगा होता है ये, ठीक है ना। प्लेटिनम एडम उत्प्रेरक है ना। इसकी कठोरता कारण इसको जाना जाता है एडम उत्प्रेरक के नाम से। पेपर पूछेंगे किस धातु को एडम उत्प्रेरक कहते हैं, किस धातु को सफेद सोना कहते हैं। अब ये मत कहना कि सर सफेद सोना तो कपास होता है, जीके में तो, साइंस में आप बता रहे हो ये होता है, वो पदार्थ है। सफेद सोना किस पदार्थ को कहते हैं? कपास को, रुई नरमो, वो भी सफेद सोना ही है। ये पदार्थ नहीं है, ये परमाणु है एक, ठीक है। ये भी सफेद सोना ही है, वो भी सफेद सोना है, पर वो पदार्थ है, कंपाउंड है, सब्सटेंस है, ये एटम है, फर्क है दोनों में। अब इधर देखो, प्लेटिनम हीरा, हीरा है धातु है, कार्बन का अपर रूप है हीरा। सबसे उच्च गलनांक किसका होता है? हीरे का ही होता है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो हीरा है, परमाणु नहीं है हीरा। हीरा क्या होता है? हीरा पदार्थ है। हीरे में एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर के एक चतुष्फलकीय संरचना बनाता है, ऐसे इसको कहता है डायमंड हीरा। तो हीरे में कार्बन का एक परमाणु 4 जुड़ा हुआ है, तो हीरा पदार्थ है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरा, सबसे कठोर परमाणु। दूसरी बात, हीरा है धातु, तो कार्बन का अपरूप है, कार्बन क्या है? लकड़ी, तो हीरा तो है धातु है। मैं क्या बोल रहा हूं? कठोर धातु बोल रहा हूं, तो है धातु पढ़ाऊंगा तो हीरा लिखाऊंगा। अभी धातु पढ़ा रहा हूं तो प्लेटिनम लिखा रहा हूं। सारी चीजें बता दूंगा, टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कहीं से भी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही बहुत है। अब इधर देखो, अब एक चीज और ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन पूछा था इधर आपने? बेवकूफों, क्या पूछा था? बेवकूफों का सोना होता है। चलो उतार लिया, बताता हूं। आजकल तो ये चलता है बहुत, ठीक है ना। एक होता है सोना, एक होता है बेवकूफों का सोना जिसको कहते हैं झूठा सोना, एक होता है खोटलिया सोना। बागड़ी में क्यों ना खोटलियो सोनो, रेडीमेड आइटम आती है जो रोल्ड गोल्ड होता है, वो रोड गोल्ड को समान, वो यही होता है। ये तो एक तो है, ये सोना है, देखो प्योर गोल्ड। बेवकूफों का सोना क्या होता है? वो बनता है लोहे से, लोहे से। फेरस की अभिक्रिया कराता है सल्फर से, FeS2, इसको कहते हैं आयरन पायराइट। आयरन पायराइट, आयरन पायराइट की चमक बिल्कुल सोने के जैसी होती है। आम बंदा इसकी पहचान नहीं कर सकता, इसकी पहचान जोहरी या सुनार ही कर सकता है। सुना होगा नकली सोने के बिस्किट पकड़े गए, कोई कहता भाई 2 लाख में तेरे को सोने का बिस्किट दिला दूंगा, है ना। वो बिस्किट ओ देन ला रहे घोल के जाना बढ़िया, तो ऐसा मत लेना। ठीक है, ऐसे बोलता है कि चोरी का माल है, तेरे को 2 लाख में दिला दूंगा, ठीक है। अब सोने का नाम लालच में आता था कि 2 लाख में इतना मिल रहा है, अपने सुनार को भेज देंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ बनवा लेंगे। अब पता नहीं ये दे रहा है वो बिस्कुट, वो पहले बोल रहा है कि बिस्किट दे रहा हूं,
बताता है वो सोने का, तो समझ जाओ बिस्किट दे रहा है वो आपको, ठीक है। जैसे गोली देती है ना, तो पहले कह रहा है गोली दे रहा हूं, ऐसे बिस्किट दे रहा है वो, समझ जाओ। तो ये बेवकूफों सोना है। इधर देखो, आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड की चमक बिल्कुल सोने के जैसी होती है, इसकी हम पहचान नहीं कर सकते। इसे बेवकूफों का सोना या इसे कहा जाता है झूठा सोना। यह भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, झूठा सोना का रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2 आयरन पायराइड। बेवकूफों का सोना क्या? आयरन पायराइड। आयरन धातु में पढ़ा दूंगा, लिखना चाहो तो लिख लो। ये तो हो गया सोना, ये हो गया नकली सोना। अब हवा खोटलियो सोनो, रोड गोड को समान, बागड़ी में कहते हैं ना, हाँ, लड़कियां लेके आती है विवाह शादियों में, है ना, रेडीमेड आइटम, है ना, हाँ, 200-300-400 रुपए में पूरा सज धज के, है ना, बढ़िया बन जाते हैं। तो वो लेके आते हैं, रेडीमेड आइटम आते हैं, ठीक है ना। रेडीमेड जो लेके आते हैं ना, उसकी चमक भी सोने की जैसी होती है। विवाह के लिए 1-2 दिन का होता है वो रेडीमेड। देखो अपना अपना सिस्टम होता है सबका, है ना। तो 1-2 दिन एंजॉय करने देखे आते हैं, बाद में जब नहाते हैं तो वो काला पीला हो जाता है अपने आप, सोने के जैसा ही दिखता है। बागड़ी में कहते हैं खोटड़ियों समान है, कहते हैं, कई कहते हैं रोड गोल्ड। रोड गोल्ड कुछ नहीं होता, वो एक होता रोल्ड गोल्ड। आप कहते हो रोड गोल्ड, बागड़ी में रोड गोल्ड नहीं होता, रोल्ड गोल्ड होता है। ये धातु नहीं है, ये मिश्र धातु है। इसकी चमक भी सोने के जैसी होती है, ठीक है। विवाह शादियों में काम आता है, अभी बताया मैंने, नकली आइटम होता है, ठीक है। सोने से कम नहीं, खो जाए कोई गम नहीं है, वो ये है। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर, तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्रण है ना, उसको कहते हैं रोल्ड गोल्ड। ओ है खोटलियो सोनो, नकली, चमक दमक वाला खाली। ये भी क्वेश्चन है, रोल्ड गोल्ड किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और एल्यूमिनियम को मिलाकर बनता है। आप कहते हैं रोड गोल्ड को समान, समझ गए? सोना, नकली सोना, काम चलो सोनो है। रब कर दूं? चलो अब देखो, मैंने अभी आपको एक धातु पढ़ाई है, ढंग से समझ लेना, यहां गड़बड़ मत करना। मैंने पढ़ाई आपको अभी प्लेटिनम, ये क्या है? कठोर है, कठोर। एक होती है प्लूटोनियम, ध्यान रखना, प्लूटोनियम, फर्क है। प्लेटिनम तो है व्हाइट गोल्ड, सोने से महंगी वाली, जो व्हाइट गोल्ड जिसको कहते हैं, सोने से महंगी है, वो है प्लेटिनम। प्लूटोनियम क्या है? ये है प्रकृति की सबसे जहरीली धातु। धातु में जहर भी होता है, ब्लास्ट में काम आती है। 9th-10th में लेसन आता था हिंदी के अंदर, 12वां या 13वां पार्ट था मेरे हिसाब से आपको वाले टाइम में, उस टाइम मैंने पढ़ाया भी था ये। तो लेसन का नाम था विज्ञान का दंश झेलता संसार, ऐसा कुछ नाम था, वहां पढ़ाया था, बिल्कुल बिल्कुल था। तो उसमें क्या है, कब की बात कर रहा हूं, 2013-12 की किताबें जो थी उसके आता था हिंदी में। अब देखो उसमें क्या था, पढ़ा होगा, थ्योरी पढ़ी होगी, आप मान जाओगे थ्योरी थी। जापान के 2 शहर है, हिरोशिमा और नागासाकी, उनमें अमेरिका ने एक परमाणु ब्लास्ट करवाया था 1945 के अंदर। एक 6 अगस्त को था, एक 9 को था, है ना। उनमें यह डाला था प्लूटोनियम, एक डाला यूरेनियम। तो ऐसा कहा जाता है कि जापान के अंदर आज भी बच्चे अपंग पैदा होते हैं, पढ़ी होगी थ्योरी, तो वो यही था। तो देखो, लिखो, पढ़ाता हूं, लिखो, प्रकृति की सबसे जहरीली धातु, प्रकृति की सबसे जहरीली धातु वो है प्लूटोनियम। ब्लास्ट में काम आती है ना, वो काम आती है यूरेनियम, वो तो धमाका ही कराती है, पर जहर फैलाती है प्लूटोनियम। जापान है ना, उस समय 1945 के टाइम में अत्याधुनिक था, अमेरिका ज्यादा विकसित था जापान। पर अमेरिका ने सोचा कि जापान और अमेरिका के बीच जो युद्ध हुआ था ना, तब जापान के 2 शहर, देखो स्टोरी बताता हूं क्या, ये पढ़ी होगी आपने, ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु विस्फोट में कौन सी धातु में काम में ली गई थी, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। रफ कर दो इसको, इधर देखो, जापान की 2 शहर है, एक का नाम है हिरोशिमा और दूसरे का नाम है नागासाकी। जापान के 2 शहर हिरोशिमा तथा नागासाकी में अमेरिका ने एक परमाणु ब्लास्ट करवाया था 1945 के अंदर। 6 अगस्त को था, एक 9 अगस्त को था।
उन परमाणु ब्लास्ट में उन्होंने एक तो डाला यूरेनियम 235 डाला, और एक डाला ये प्लूटोनियम पीयू 239। मतलब क्या है, कौन सी धातु नाभिक के विखंडन में काम आती है? यूरेनियम। जैसे पुलवामा हमला है, कहते हो आरडीएक्स, इसको आप कहते हो आरडीएक्स क्या होता है? यूरेनियम से बनता है। ब्लास्ट करते बम, जिसको आप कहते हो कि बम फट गया, यहां सेना में यहां हमला हो गया, यहां हमला हो गया, यूरेनियम है, सब आरडीएक्स होते हैं। यूरेनियम की अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन से, तो बन जाता है यूरेनियम ऑक्साइड। मटमैला होता है, जैसे अपना बारूद है उसके जैसा होता है। यूरेनियम ऑक्साइड की सीमा पार यूरेनियम ऑक्साइड बन जाता है। यूरेनियम ऑक्साइड को कहा जाता है येलो केक, हल्का मटमैला पीला होता है, येलो केक। ये पेपर में पूछा कि येलो केक किसे कहती है? यूरेनियम ऑक्साइड को। यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक कहा जाता है। सीमा पार इसकी तस्करी की जाती है। ये गैर कानूनी अवैध है और मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, आतंकवादी काम में लेते हैं। तो ये ब्लास्ट करवाना कहलाता है नाभिकीय विखंडन। पेपर में आपसे पूछे नाभिकीय विखंडन में काम आने वाली धातु कौन है? ब्लास्ट में कौन काम आती है? यूरेनियम काम आती है। नाभिकीय विखंडन में, ब्लास्ट में, विखंडन में काम आने वाली धातु यूरेनियम है। तो एक तो उन्होंने डाली यूरेनियम। यूरेनियम ने तो वहां पे करवाया ब्लास्ट, वहां की जनता, मकान जो भी था चित्रे चित्रे उठा दिए, धमाका किया, बहुत भयंकर क्षतिग्रस्त हुआ, जन धन की, जान माल की हानि हुई। धातु पूछे तो वो तो है यूरेनियम। यूरेनियम ने तो वहां पर करवाया ब्लास्ट, जिससे लोग हो गए घायल, मकान बिल्डिंग जो भी है सब तहस नहस हो गया। दूसरा ठोका पकड़ के प्लूटोनियम 239, इसने फैलाया जहर। अब वो जहर जब ब्लास्ट हुआ ना, इतना फैला कि उस वायुमंडल के अंदर हो गया संचित। अब उन लोगों ने जब सांस लिया तो वो जहर उनके श्वसन के साथ शरीर के अंदर कोशिकांग के अंदर चला गया, कोशिका के अंदर डीएनए में बस गया। कोशिका के अंदर केंद्र का कोशिका श्वसन होता है, डीएनए में चला गया। अब जब वो लोग निषेचन करते हैं ना, वो जहर डीएनए के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि आज भी जापान के अंदर लोग अपंग पैदा होते हैं, वो इसकी देन है। तो अमेरिका ने सोचा कि जापान के साथ ऐसा किया जाए कि आज के बाद अपने पूरे जीवन काल भविष्य में कभी भी जापान अमेरिका के साथ पंगा लेने की ना सोचे। तो ये था। अब इसका मतलब क्या है? यूरेनियम, ऐसी यूरेनियम धातु जिसका द्रव्यमान 235 यूनिट है ना, वो ब्लास्ट में काम आती है, बाकी घातक नहीं होते। ऐसा प्लूटोनियम जिसका द्रव्यमान 239 यूनिट है, वो जहर फैलाता है। जैसे यूरेनियम 232 भी होता है। यूरेनियम का द्रव्यमान क्या? 232 यूनिट, 233, 234 भी है, 235 भी है, 236 भी है, 238 भी है। इतने यूरेनियम है, समिस्थानिक है ये। आगे बढ़ेंगे तो इसमें से ये ब्लास्ट करवाता है, ये जहर फैलाता है। इन परमाणु बमों के नाम भी रखे गए थे, लिटिल मैन, फैट बॉय, नहीं लिटिल बॉय और फैट मैन। ये परमाणु बम दो थे ना, इनके नाम भी है। एक का नाम था लिटिल बॉय, एक का नाम था फैट मैन। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 3 दिन के अंतराल में डाले गए थे। ये पूरा इतिहास है। सिंपल सा क्वेश्चन लिख लो, जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु विस्फोट में काम में ली गई धातुएं, ये धातु है। जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु विस्फोट में काम में ली गई धातुएं वो है। ये थे धातुओं के वन लाइनर क्वेश्चन। 99% चांस यही से है कि क्वेश्चन पूछा जाए। अब अपने मेन एक एक करके धातु पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। जैसे सोडियम धातु पूरी इंपॉर्टेंट है, पूरी पढ़ेंगे। ऐसे एल्यूमिनियम पढ़ेंगे, आयरन पूरा पढ़ेंगे, चांदी पूरी पढ़ेंगे, यूरेनियम पूरी पढ़ेंगे, लोहा पूरा पढ़ेंगे, तांबा पूरा पढ़ेंगे। 7-8 धातुओं पढ़ेंगे। क्यों? यौगिक बनते हैं कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, दाग सोडा का सूत्र क्या है, बेकिंग पाउडर क्या है, चिली साल्टपेटर क्या है, बोरेक्स क्या है, सुहागा क्या है ना, हेमेटाइट क्या है, अर्जेंट, ऐसे फॉर्मूले पढ़े होंगे ना। वो 26-27 सूत्र बनते हैं, वो धातुओं में पढ़ लेंगे। साथ में तो लवण हो जाएंगे सारे, साथ में धातुएं खत्म। 2 टॉपिक अपने यही कवर कर लेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना ही। यस।